गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और ये आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है। यानी अगर एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इसके आने के चांसेस 100 से ज़्यादा ही मान करके आप चलें, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में 9 मार्क्स के लिए एप्लीकेबल है। और ये टॉपिक जो है वो जो अब तक हमने मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ी हैं उन सब को थोड़ा थोड़ा यूज़ करने के बाद, ठीक है, उनके कुछ पार्ट्स हैं, कुछ हमने ई और एच के बारे में पढ़ा है, वो कुछ इसमें यूज़ करना है। तो देख लेते हैं पॉइंटिंग थ्योरम एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इस पॉइंटिंग थ्योरम और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को समझने से पहले हमें पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है। तो शुरुआत पॉइंटिंग वेक्टर से ही करते हैं, व्हाट इज़ ए पॉइंटिंग वेक्टर, और फिर आते हैं पॉइंटिंग थ्योरम के ऊपर। एग्ज़ाम में पॉइंटिंग थ्योरम ही पूछा जाता है नॉर्मली, लेकिन इसको हम डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि ये भी उसका ही एक पार्ट है। जैसे हमने जब मैक्सवेल इक्वेशंस से पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात की थी, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारे पास इस तरीके से एक डायग्राम था जिसमें वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस थे ये, ठीक है। और इनके ऊपर जो है प्रोपोगेशन ऑफ वेव था, यानी इस डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है, प्रोपोगेशन इस डायरेक्शन में है, प्रोपोगेशन। तो उसका जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो वाई की डायरेक्शन में है और जिसका मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो जेड की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो वेव के जो मोशन है वो तो है एक्स एक्सिस की तरफ प्रोपोगेशन, लेकिन उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कहाँ पर हैं, वाई और जेड डायरेक्शन में। यहाँ पर ई है और यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट है, एच है, ठीक है। तो जब वेव इस तरीके से मूव कर रही है हमारे पास, तो उसके अंदर ई और एच दोनों ही कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। और जब ई और एच दोनों कंपोनेंट हमारे पास हैं तो हमें ये कह सकते हैं हम कि वेव का जो मोशन है, ठीक है, वो इस ई और एच के अलोंग है। और यूँ कहें कि एनर्जी जो है वो एक्स डायरेक्शन में ई और एच के अलोंग मूव कर रही है। तो पॉइंटिंग वेक्टर इन्हीं से मिलकर के बना है। लेट अस सी व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर। द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन, एनर्जी ट्रांसमिशन का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव कर रही है। द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन अक्रॉस ए यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। वेव की प्रोपोगेशन किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, और एनर्जी किस किस तरफ है, वाई की तरफ या फिर जेड की तरफ, ठीक है। The rate of energy transmission across a unit area placed perpendicular to the direction of propagation of energy and it is known as pointing vector। इसको ही हम पॉइंटिंग वेक्टर का नाम दे देते हैं। यानी जो एनर्जी है वो हमारी इलेक्ट्रिक में हो सकती है या फिर मैग्नेटिक में हो सकती है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर कौन सा बन गया, वाई और जेड। वाई और जेड एक्स के अलोंग प्रोपोगेशन है तो उसका परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, वाई और जेड। द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन अक्रॉस ए यूनिट एरिया प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी इज नोन एज पॉइंटिंग वेक्टर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, ठीक है। तो ये जो एस है ये हो जाएगा हमारे पास ई क्रॉस एच, इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर, ठीक है। तो ई की यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर, एच क्या होता है, एम्पियर पर मीटर, आई बाई एल, ठीक है, आई बाई एल, तो इसलिए एम्पियर पर मीटर। इन दोनों को मिला करके बन गया वोल्ट एम्पियर मीटर -2, या इसको हम वेबर मीटर -2 भी कर सकते हैं, या इसकी एक और यूनिट है जूल्स की, अगर हम बात करें तो जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं,
तो ये भी इसकी यूनिट है, ये भी यूनिट है, और ये भी, तीनों में से कोई भी आप इसमें से लिख सकते हैं। और ये फॉर्मूला अब याद रखना है, जो पॉइंटिंग वेक्टर है एस से रिप्रेजेंट होगा, और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है। एनर्जी ट्रांसमिशन जो है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंटिंग थ्योरम की, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अब देखो यहाँ भी हमारे पास बात क्या आ रही है कि एनर्जी ट्रांसमिशन परपेंडिकुलर टू द यूनिट एरिया, एरिया में से पास हो रही है वो एनर्जी। तो यहाँ हम उसको फ्लक्स बनाने वाले हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक एलिमेंट्री एरिया है dA स्पेस के अंदर, जिसमें से EM वेव्स जो है वो प्रोपोगेट कर रही है। ठीक है, एक एरिया जिसमें से EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेट कर रही हैं। अगर S हमारा पॉइंटिंग वेक्टर है तो वो क्या देगा, इट गिव्स टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो मान लिया ये एरिया है, इस एरिया में से वेव्स पास हो रही हैं। ठीक है, तो इस एरिया में से वेव पास होने का मतलब क्या हो गया कि इट गिव्स टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया। और जब टाइम रेट ऑफ किसी भी एरिया में से कोई भी चीज़ पास होती है देन इट बिकम्स फ्लक्स। और जब एनर्जी पास हो रही है टाइम रेट ऑफ फ्लो के साथ तो वो बन जाएगा पावर, क्योंकि एनर्जी, ठीक है, अपॉन में टाइम बिकम्स पावर, W/T यही होता है, P इज इक्वल टू W/T। W एक तरीके से एनर्जी या वर्क डन, और T टाइम है, तो टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी यानी कि पावर। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे P5 से। अगर मान लेते हैं हमारे पास यूनिट एरिया dA है तो पावर फ्लक्स स्मॉल हो जाएगा dP5। P5 का मतलब फ्लक्स होता है और P का मतलब पावर। तो पावर फ्लक्स इज इक्वल टू S इंटू DA। नॉर्मली जो हम फ्लक्स को क्या लिखते थे, इलेक्ट्रिक था तो E इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू E डॉट DS, और जब मैग्नेटिक था तो उसको हम क्या लिखते थे, B डॉट DS। अब यहाँ पर किसका है, एनर्जी का है, तो एनर्जी क्या है हमारी, S एनर्जी है हमारी, यहाँ से देखो। ठीक है, दिस इज एनर्जी, और कितने एरिया में से पास हो रही है, dA में, तो दैट फ्लक्स बिकम एनर्जी इंटू में एरिया। जो भी चीज़ है E इंटू DS था तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, B इंटू DS मैग्नेटिक फ्लक्स, एनर्जी फ्लक्स पावर फ्लक्स है तो एनर्जी इंटू में एरिया, तो S इंटू DA दैट बिकम्स पावर फ्लक्स। और अगर हम टोटल एरिया का निकालना चाहते हैं तो इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो टोटल पावर फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, दिस इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन कर दिया, और सरफेस का इंटीग्रेशन ये हो गया डबल इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस S इंटू में DA। अब सरफेस एरिया के लिए हमने यहाँ S नहीं लगाया है, यहाँ पर हमने क्या लगाया है, A लगाया। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, A इसलिए लगाया है क्योंकि S हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, S हम पॉइंटिंग वेक्टर के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसलिए दोनों में कन्फ्यूज़न ना हो कि S सरफेस एरिया नहीं है हमारा, S क्या है यहाँ पर, पॉइंटिंग वेक्टर है। दैट्स वाई वी हैव यूज्ड एरिया A नॉट सरफेस एरिया S। ठीक है, तो पावर फ्लक्स, नेट पावर फ्लक्स हमारे पास P5 आ गया, और इसका हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस दिस। ठीक है, अब हम स्पेस की बात कर रहे हैं, तो स्पेस के अंदर जो है लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों चीज़ें होंगी, तो हम इसको वॉल्यूम के अंदर चेंज कर लेते हैं। और वॉल्यूम में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो इस इक्वेशन को हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में यूज़ करके वॉल्यूम में चेंज कर देते हैं। तो P5 दैट इज इक्वल टू S डॉट DA, दिस इज इक्वल टू डाइवर्जेंस थ्योरम है, तो डाइवर्जेंस डेल किसका, वेक्टर फील्ड S इंटू में dV, और ये बन जाएगा वॉल्यूम के लिए। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा करके हमने इस सरफेस एरिया को वॉल्यूम के अंदर चेंज कर दिया है, डेल डॉट DS के अंदर। ठीक है, यहाँ से आई थिंक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंटिंग थ्योरम की डेफिनेशन अभी स्टेटमेंट नहीं आई है, अभी हमने सिर्फ क्या लिखा है कि एक यूनिट एरिया में से एनर्जी पास हो रही है तो वो फ्लक्स बन जाएगा, और अगर फ्लक्स हमारा DA एरिया में से पास हो रहा है तो स्मॉल फ्लक्स बनेगा। तो dP5 S इंटू DA, टोटल के लिए इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इस इंटीग्रेशन को हमने वॉल्यूम के अंदर चेंज कर दिया यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस के साथ।
अब मैक्सवेल की वो इक्वेशन लिखनी है, ये ध्यान रखना है। हमारे पास S इज इक्वल टू क्या था, E क्रॉस H, ये है हमारे पास। तो वो इक्वेशंस यूज करनी है जिसमें E और H आए, ठीक है। तो हमने मैक्सवेल की एक इक्वेशन ले ली, डेल क्रॉस E दैट इज इक्वल टू माइनस करली B बाई टी, ठीक है। और B को नहीं लेना है हमने, E और H होने चाहिए, तो B को चेंज कर दिया म्यू करली H बाई टी में, H है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना H है ये। ऐसे ही डेल क्रॉस H हमारे पास क्या होता है, J प्लस करली D बाई टी। D नहीं होना चाहिए, E और H में ही इक्वेशन होनी चाहिए, तो D को भी हमने चेंज कर दिया किसमें, एप्सिलॉन E के अंदर, क्योंकि D हमारे पास क्या होता है, एप्सिलॉन E। तो D को हटा दिया और यहाँ पर एप्सिलॉन E आ गया। अब ये इक्वेशन E और H में हो गई, ये इक्वेशन H और E के अंदर हो गई, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर जो 2 है, 2 ध्यान से देखना, यहाँ पर डेल क्रॉस E है, इसको तो मल्टीप्लाई करना है H से, यानी H का स्केलर प्रोडक्ट लेना है इसमें। और जो इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें E का स्केलर प्रोडक्ट लेना है, यानी कि जो इस तरफ नहीं है उसका हमने स्केलर प्रोडक्ट लेना है। टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 2 विद H, अगर हम H से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बिकम H डॉट डेल क्रॉस E माइनस एज इट इज म्यू एज इट इज H डॉट करली H बाई करली T, ठीक है। ऐसे ही इस इक्वेशन का भी लेना है। अब यहाँ पर H है तो इसका टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट विद इक्वेशन 3 विद E के साथ इसका स्केलर प्रोडक्ट लेंगे, और जब हम E को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो E डॉट डेल क्रॉस H E डॉट J प्लस एप्सिलॉन करली E बाई करली T, और ये आ गए। अब इस इक्वेशन पर, इस इक्वेशन के इस पार्ट को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर माइनस म्यू H करली H बाई T है, मैंने इसको क्या लिख दिया है, माइनस एज इट इज हाफ ऑफ म्यू करली H स्केयर बाई T। ये स्केयर नहीं, नीचे वाला स्केयर नहीं है यहाँ, ठीक है। क्या लिखा, हाफ म्यू करली H स्केयर बाय T। कैसे लिखा है ये, अगर आप इस टर्म को ओपन करेंगे, डिफरेंशिएशन को ओपन करेंगे तो यही टर्म आनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको रीअरेंज करके ये लिख दिया है। कैसे है देख लो अब एक बार। ये हमारे पास है करली H स्केयर डिवाइडेड बाय करली T, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया है, हाफ, और म्यू तो है ही। अब इसको जरा डिफरेंशिएट करके देखो क्या आएगा, करली H स्केयर बाय T को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आगे आ गया, ठीक है, इनटू में 1/2 है ही हमारे पास, म्यू एज इट इज है, और करली H बाय करली T, और इनटू में इसका क्या हो जाएगा, H। तो अब देखो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास, म्यू ये आ गया, H ये आ गया, और करली H बाई T ये आ गया। यानी इस टर्म को मैंने रीअरेंज करके इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है, डिफरेंशिएशन की टर्म्स में लिख दिया है। ऐसे ही इस इक्वेशन के अंदर E डॉट J मल्टीप्लाई हो गए यहाँ पर, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने डिफरेंशिएशन की टर्म्स में इसको 1/2 एप्सिलॉन करली E स्केयर बाय T ये लिख दिया है। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो 2 आगे चला गया, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, इनटू में E एप्सिलॉन करली E बाय T, यही टर्म आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो इन चीज़ को ध्यान से देखना है, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म में मैंने थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करके इनको लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 और 5 आ गए हैं। अब क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 4 को, यानी ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाली इक्वेशन में से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 5, जो पहले है उसको माइनस करना है बाद वाली में से। तो ये वाली एज इट इज लिख दी, E डॉट डेल क्रॉस H माइनस H डेल क्रॉस E, यहाँ पर एज इट इज, यानी लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड माइनस कर दिया, राइट हैंड देखते हैं। J डॉट E एज इट इज प्लस 1/2 एप्सिलॉन करली E स्क्वायर T, ये आ गया हमारे पास, ये 2 नहीं है। अब ये देखो माइनस यहाँ ऑलरेडी है, और जब माइनस माइनस करेंगे तो ये क्या आ गया, प्लस आ जाएगा। तो 1/2 म्यू करली H स्क्वायर अपॉन में करली T है हमारे पास, ठीक है।
लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड को, राइट हैंड में से राइट हैंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, सिंपल। अब ये लेफ्ट हैंड में जो ये वैल्यू टर्म थी, ये आइडेंटिटी है हमारे पास, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये, क्योंकि ये हमारे पास 3 पॉइंट हो गए, एक बी सी, और इन तीनों का हमने ये रिजल्ट निकाला है। या फिर यूं कहें कि इस टर्म को हम ए डेल क्रॉस बी, इसको तो ए मान लो, इसको ये और ये बी हो गया, माइनस ये एज इट इज, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, डेल डॉट बी क्रॉस ए, और बी क्रॉस ए को आपस में इंटरचेंज कर दो, यानी ए क्रॉस बी कर दो, तो आगे क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि ए क्रॉस बी आपस में इंटरचेंज होते हैं तो माइनस के साथ होते हैं, तो माइनस डेल ए क्रॉस बी यहाँ पर आ गया हमारे पास, ठीक है। और सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इसको याद रखने का कि अगर तुम्हें ये नहीं पता कि इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, तो इस सारे को भूल जाओ बेशक, ठीक है, ये तुम्हें नहीं पता कि ये कैसे लिखना है, बाय चांस की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज याद होना चाहिए। तो हमें इसको सारे को ई क्रॉस एच में बदल देना है, एस बनाना है इसको, यानी ये सब कुछ मिला करके हमने क्या लिखना है, ई क्रॉस एच। अब यहाँ पर डेल तो है ही हमारे पास माइनस के साथ, और ए को हमने क्या माना था, ई, और बी को क्या माना था, एच, तो ई ये आ गया, बी ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ए तो ई के बराबर आ गया और बी एच के बराबर आ गया, यानी इस सारे को हमने क्या रखना है, ई क्रॉस एच माइनस डेल, ठीक है, ये चीज़ तो याद रह जाएगी, क्योंकि ई क्रॉस एच का मतलब क्या होता है हमारे पास, एस होता है, तो माइनस डेल ई क्रॉस एच इज इक्वल टू ये टर्म एज इट इज, ये भी एज इट इज। अच्छा, इन दोनों में हाफ कॉमन है, कॉमन ले लिया, करली बाय करली टी भी कॉमन है, वो भी बाहर ले लिया हमने, तो यहाँ पर क्या रह गया, एप्सिलॉन ई स्क्वायर, और यहाँ पर म्यू का एच स्क्वायर रह गया हमारे पास, ठीक है। अब डेल ई क्रॉस एच है, ई क्रॉस एच को हमने लिख दिया किसके बराबर, एस के बराबर, पॉइंटिंग वेक्टर, तो माइनस एज इट इज डेल ई डॉट एस, और ये टर्म एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दी है, ठीक हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इस टर्म को जो माइनस में है, माइनस में, उसको तो दूसरी तरफ ले जाना है इसके साथ, और जो जे वाली वैल्यू है उसको इस तरफ ले आओ, तो जब जे वाली वैल्यू को इस तरफ लाएंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का, ठीक है, और ये जब इसके साथ ऐड हो गया तो ये प्लस का हो गया है, ठीक। तो हमने यही करा कि डेल डॉट एस तो इसके साथ चला गया हमारे पास, हाफ करली बाय करली टी एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस म्यू एच स्क्वायर के साथ, ठीक है, ये आ गया, और जे डॉट ई दूसरी तरफ चला गया, माइनस का जे इंटू में डॉट इंटू में ई, जे डॉट ई हो गया। अब इस सारे इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर 7 हमारे पास आई है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक टर्म निकाली थी कि एस डॉट डी ए को हमने वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर दिया था, तो अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 7 आई है 7, उसको भी दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग ओवर द वॉल्यूम वी ऑफ इक्वेशन नंबर 7। जैसे ही इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो डेल डॉट एस का इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम वी डी वी के साथ, करली बाय करली टी हाफ अंदर ले गए हैं, इसके साथ भी और इसके साथ भी हाफ चला गया है, एप्सिलॉन ई स्क्वायर बाय 2 म्यू एच स्क्वायर बाय 2 वॉल्यूम इंटीग्रेशन वी के साथ, माइनस वॉल्यूम इंटीग्रेशन जे डॉट ई डी वी के साथ, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब इसको ध्यान से देखो, ये डेल डॉट एस है, ये हमारे पास आया हुआ है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में। इस डेल डॉट एस वॉल्यूम इंटीग्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, पावर एस डॉट डी ए, यानी पावर फ्लक्स लिख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके हमने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन राइट दिस वैल्यू एज एस डॉट डी ए, बाकी टर्म एज इट इज, करली बाय करली टी ई यू एच स्क्वायर डी वी के साथ, जे डॉट ई माइनस डी वी के साथ। तो ये एस डॉट डी ए क्या चीज था हमारा, दैट इज नोन एज पावर फ्लक्स। और पावर फ्लक्स का मतलब क्या था, फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, यही था हमारा पावर फ्लक्स। एप्सिलॉन ई स्क्वायर बाय 2 और म्यू एच स्क्वायर बाय 2, ई किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक को, एच किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक को, और 1 करली बाय करली टी रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज को। तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल कौन कौन सी,
इलेक्ट्रिक एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी। तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग रेट ऑफ चेंज का मतलब करली बाय करली टी, और किसका, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कौन कौन सी है, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक एनर्जी। और जे डॉट ई वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वर्क डन बाय द फील्ड ऑन द सोर्स इन सेटिंग अप द करंट जे, ठीक है। तो जे डॉट ई हमारा एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है किसको, वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये करंट डेंसिटी है। आपको शायद यह फॉर्मूला याद हो, W इज इक्वल टू वी आई होता है एक तरीके से। तो वहीं से हमने करंट डेंसिटी के साथ जब ई को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। अब थोड़ा सा इसको भी चेंज कर लेते हैं, क्या, ये क्या चीज़ है, एप्सिलन ई स्क्वायर बाय 2 है, तो हम इस ई स्क्वायर को 2 बार ई लिख सकते हैं यहाँ, एप्सिलन ई डॉट ई डिवाइडेड बाय 2, और ये क्या बन गया दोबारा से, डी बन गया हमारा, ठीक है। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे ही म्यू एच स्क्वायर को भी ले लेते हैं, एच डॉट एच 2 बार लिख देते हैं इसको, और म्यू एच क्या बन गया हमारा, बी एच, और बी क्या चीज़ है, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो अब टोटल इस एप्सिलन ई स्क्वायर हाफ म्यू एच स्क्वायर हाफ को हमने क्या लिख दिया, डी ई प्लस डी एच डिवाइडेड बाई 2, और D का मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी, B का मतलब मैग्नेटिक एनर्जी, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय का क्या कर दिया, 2। तो इसको हम U से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी ये सारी टर्म हटानी है और इसको किसके बराबर लिखना है, U के बराबर लिखना है। U मीन्स टोटल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी को हम जनरली U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो S डॉट डी ए एज इट इज ओवर द एरिया A, करली बाय करली टी था हमारे पास, तो करली बाय करली टी एज इट इज है, और इस सारी टर्म को हमने क्या लिखा है, U के बराबर, तो हमने इसको लिख दिया U, ठीक है, करली बाय करली टी इंटू U, और ये टर्म एज इट इज है हमारे पास, ठीक है। दैट इज रिप्रेजेंटिंग यूजिंग माइनस, माइनस सिंबल आएगा। तो इक्वेशन नंबर 9 ये जो आपकी बन गई, ठीक है, दैट इज नोन एज पॉइंटिंग थ्योरम। दिस इज द पॉइंटिंग थ्योरम विच स्टेट्स दैट, क्या स्टेटमेंट दे रही है ये, कि सम ऑफ टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी का मतलब पावर फ्लक्स थ्रू द बाउंड्री सरफेस, एंड टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ ईएम एनर्जी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ई और एच टोटल मिला करके, इज इक्वल टू वर्क डन बाय द ईएम मैग्नेटिक फील्ड बाय द ऑन द सरफेस, और ये क्या है, वर्क डन, तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस। तो दिस इज नोन एज पॉइंटिंग थ्योरम, यानी कि पॉइंटिंग थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी या पावर फ्लक्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एनर्जी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, ठीक है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस। तो ये हमारी पॉइंटिंग थ्योरम हो गई यहां तक। लेकिन कई बार एग्जाम के अंदर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी पूछ ली जाती है, ठीक है, कई बार सिर्फ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ही पूछ ली जाती है, तो उसको और देख लेते हैं। फ्री स्पेस कर देते हैं हम, फ्री स्पेस में जहां पर करंट डेंसिटी 0 हो जाए, तो J को 0 बना दो यहां पर, जैसे ही J 0 होगा तो सिर्फ ये टर्म बच गई हमारे पास S डॉट डी ए, और करली U बाय करली टी बच गई, और इसको हम दूसरी तरफ ले गए माइनस के साथ, तो माइनस करली बाय करली टी U इंटू में dV, ये रह गया हमारे पास, ठीक है। J को 0 बना दिया और इस टर्म को यहां पर ले आए, तो ये टर्म हमारे पास आ गई। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए क्या करेंगे, इसको हम, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, और इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास दिखा देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास S डॉट डी ए किसके बराबर था, डेल डॉट एस, तो दोबारा से इसको चेंज कर दो, S डॉट डी ए डेल डॉट एस V के साथ। तो हमने यहाँ पर ये जो टर्म थी इसकी जगह दोबारा से चेंज कर दिया, क्योंकि ये किस में है, वॉल्यूम के साथ है, तो हमने इसको हटाया और इसको भी किस में चेंज कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर दिया। और जैसे इसको वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करेंगे तो दैट बिकम्स डेल डॉट एस डी वी, वी के साथ माइनस करली बाय करली टी वॉल्यूम इंटीग्रल यू इंटू में डी वी। अब दोनों ही तरफ v का इंटीग्रेशन dv के साथ, v का इंटीग्रेशन dv के साथ है, हटा देते हैं, डेल डॉट एस माइनस करली बाय करली टी इंटू में u, ये आ गया।
और अब इसको इधर ले जाओ, दैट इज इक्वल टू 0 एंड इट इज़ नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगर एग्जाम में सिर्फ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आए तो आपको इस इक्वेशन को याद रखना पड़ेगा, पॉइंटिंग थ्योरम को, और उसमें जे को 0 बनाना है। जैसे ही जे की वैल्यू 0 बनेगी, जैसे ही जे 0 होगा, फिर इस टर्म को दूसरी तरफ ले जाना है और इसको चेंज कर देना है वॉल्यूम इंटीग्रल में, और वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करने के बाद वॉल्यूम इंटीग्रल को वैनिश कर देंगे, डेल डॉट एस माइनस कर्ली यू बाई टी दैट इज इक्वल टू 0, दैट बिकम्स इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो अब जो है मेरे पास यहाँ आपका इक्वेशन, इसी के साथ आपकी ये यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाती है। अब हमारे पास यूनिट सेकंड के 2 या 3 टॉपिक बचते हैं। तो जो यूनिट हमारे पास सेकंड के जो भी टॉपिक बचते हैं यूनिट सेकंड के, ठीक है, एक तो बचता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी फॉर डायामैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म और हिस्टरेसिस कर्व। ये 3 टॉपिक रहते हैं हमारे अब टोटल पूरे सिलेबस में, ठीक है। कुछ एक ने डायामैग्नेटिक की थ्योरी जो है वो क्लास के अंदर कर ली है, लेकिन फिर भी नहीं की है तो उसको मैं जो है आपको वीडियो की फॉर्म में ज़रूर भेजूंगा। तो डायामैग्नेटिज्म की थ्योरी, पैरामैग्नेटिज्म की थ्योरी, ठीक है, और फेरो की, तीनों की थ्योरीज और हिस्टरेसिस, ये 3 या 4 टॉपिक हैं आपके, और नेक्स्ट 3 या 4 लेक्चर्स में हमारा पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके राइटिंग में अपना काम करते रहें, तभी आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।